फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ इंडियन पॉलिटी सीरीज। इंडियन पॉलिटी सीरीज की ये चौथी वीडियो है। एनलाइटेंड एकेडमी के चैनल पे ऑलरेडी 3 वीडियो जो है इंडियन पॉलिटी सीरीज के वो अपलोड कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक उसको चेकआउट नहीं किया है तो वो आप जा करके प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में बेसिकली फोर्थ वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को रूल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। बट बिफोर वी मूव इनटू दिस एक्ट, बहुत कम लोगों को ये पता है कि अंग्रेज़ों ने भारत देश के लिए एक और कानून लाया था इसके बीच में, ठीक है। उस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ 1786। इसके बारे में बहुत कम जिक्र होता है और इस पर्टिकुलर एक्ट को लाने के पीछे एक कारण था। आप सभी को पता है 1786 में कौन बने थे हमारे गवर्नर जनरल। जो भी हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा 1786 में गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था और वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और अपने आप में। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया था किसे? एनी आइडिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में या क्राउन के सामने उन्होंने 2 कंडीशंस रखी थी। क्या थी वो 2 कंडीशंस? पहली कंडीशन थी कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनूंगा, पहली शर्त मेरी ये है कि मुझे ओवर राइडिंग पावर होनी चाहिए। जस्ट गिव मी द ओवर राइडिंग पावर। किसके लिए ओवर राइडिंग पावर? ऑन द डिसीजन ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है, इन काउंसिल, जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता है। कि उन्होंने पहली डिमांड रखी कि हमारे पास गवर्नर जनरल जो है, हमारे पास एक ओवरराइडिंग पावर होना चाहिए कि मैं गवर्नर जनरल काउंसिल की जो भी डिसीजंस होंगे, ठीक है, उनको ओवरराइड कर सकें। बट ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसको एक्सेप्ट किया गया मॉडिफाइड मैनर में कि आपको ये पावर दिया जाएगा लेकिन सिर्फ स्पेशल केसेस में, ठीक है, कि आप ओवरराइड कर सकते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल के डिसीजन को, बट सिर्फ स्पेशल केसेस पे। क्लियर है? ठीक है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं वीडियोस में। और उन्होंने दूसरी कंडीशन रखी कि अगर मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनूंगा तो कमांडर इन चीफ जो आर्मी की, ठीक है, कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है लास्ट वीडियो में, कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट है उसको भी मैं ही होल्ड करूँगा। ये 2 कंडीशन। तो गवर्नमेंट ने एक्ट ऑफ 1786 को इंट्रोड्यूस किया, पार्लियामेंट में पास कराया कि इस एक्ट से ये दोनों कंडीशन उनकी मान ली जाती है। क्लियर है? तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस किस एक्ट के तहत हमारे देश में आए थे। ऐसे उन्हें अपॉइंट करने के लिए कोई एक्ट की ज़रूरत होती नहीं है। मेनली बेसिकली ये 2 प्रोविजंस जो थे, स्पेशल प्रोविजंस, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट को लाया गया था। क्लियर है? ठीक है। अब चलिए आते हैं चार्टर एक्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चार्टर एक्ट है। बेसिकली चार्टर एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे अपना एक लॉजिक था। तो मेन प्रोविज़न जो अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट जो है वो है कि इन्होंने पहले रिन्यूड किया टर्म, रिन्यूड द 20 years ऑफ ट्रेड मोनोपोली, रिन्यूड द 20 years लाइसेंस ऑफ ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। लाइसेंस जो थी उनको रिन्यू किया गया क्योंकि वो रिन्यू करना था। आपको भी पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत देश में या ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड करने का जो लाइसेंस मिला था, एक्सक्लूसिव लाइसेंस यानी मोनोपोली वाली लाइसेंस, वो स्टार्टिंग में 15 साल के लिए मिला था। बाद में इसको कहा गया था कि रिन्यू करके बढ़ाया जाएगा और इसी तरीके से रिन्यू किया जाने लगा। 1793 में कहा गया कि 20 सालों के लिए बढ़ाया जाएगा और 1793 के बाद आप देखेंगे कि 20 साल के लिए फिर कब बढ़ाया गया, सॉरी नॉट 1793 में 20 साल के लिए उसमें भी एक्सटेंड किया गया। और फिर जैसे 1793 आया, क्योंकि 20 साल पूरे हो गए, तो चार्टर एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इस पर्टिकुलर लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए। इसलिए चार्टर एक्ट आते हैं। टोटल हम लोग 4 चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और चारों चार्टर एक्ट का जो मेन पर्पस है वो ये होता था कि जो ट्रेड लाइसेंस है ईस्ट इंडिया कंपनी को, मोनोपोलिस्टिक लाइसेंस, उसको रिन्यू कर सके, क्योंकि अभी रिन्यूअल सिर्फ 20 साल के लिए दिया जाता था। फिर आप देखेंगे ये फर्स्ट चार्टर एक्ट है। दिस वाज द फर्स्ट चार्टर एक्ट जिसको हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। दिस वाज द फर्स्ट चार्टर एक्ट। बाकी इसे तो आप पता ही है, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। फर्स्ट चार्टर एक्ट है ये। और आपको क्लियरली पता होगा कि दूसरा चार्टर एक्ट कब होगा? 20 साल के बाद आप इस पर ऐड कर लीजिए 1813, फिर होगा 1833 एंड द फोर्थ वन होगा 1853। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आता। उसके पीछे का रीज़न ही है कि कंपनी को ही एबॉलिश कर दिया जाता है कि कोई कंपनी रहेगी ही नहीं। जब कंपनी ही नहीं रहेगी तो उनका रिन्यूअल कैसे किया जाएगा। तो इस वजह से 1853 के बाद आप कोई भी
चार्टर एक्ट नहीं देखेंगे। क्लियर है? तो जो फर्स्ट प्रोविज़न था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का वो ये था कि जो ट्रेड लाइसेंस थी, ठीक है, ट्रेड मोनोपोली की जो लाइसेंस थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको रिन्यू कर दिया गया। दूसरा प्रोविज़न इन्होंने दिया कि इट गेव द ओवरराइडिंग पावर टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। जो भी प्रेसिडेंसीज थी, कौन कौन सी थी? प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, या जितने भी प्रेसिडेंसी होंगे। इट गेव द ओवरराइडिंग पावर टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास ऑफ बॉम्बे को एक ओवरराइडिंग पावर दिया गया था ऑन द डिसीजन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल्स, यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल। आपने देखा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्पेशली ये डिमांड की थी कि मेरे पास ओवरराइडिंग पावर होना चाहिए स्पेशल केसेस में, कि जब जा करके कि मैं अगर कोई भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल का कोई भी डिसीजन होगा, अगर कुछ स्पेशल केसेस होंगे तो वहाँ पे मेरे पास ओवरराइडिंग पावर होना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूँगा क्योंकि आपको डाउट्स जरूर होगा, आई नो दैट, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब भी मैंने पढ़ाया है इस पर्टिकुलर चीज़ को। यहाँ पे दो डाउट्स निकल करके आएंगे। एक, आप कहेंगे कि सर इस पर्टिकुलर एक्ट से पहले हमने जो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर दिया गया था। तो वीटो पावर का भी मतलब यही होता है कि किसी भी डिसीजन में, चाहे वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का डिसीजन हो या कोई भी डिसीजन पे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक वीटो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। करेक्ट? डेफिनेटली ये पावर, वीटो पावर, अगर वीटो पावर का क्वेश्चन आता है कि वीटो पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किस एक्ट से दिया गया, तो आप बताएंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट से दिया गया। लेकिन ओवर राइडिंग पावर की जब बात आएगी कि ओवर राइडिंग ऑफ द पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपने काउंसिल के डिसीजंस पे कब दिया गया, तो आप बताएंगे कि एक्ट ऑफ 1760 से दिया गया था सिर्फ कॉर्नवालिस को, और उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से सभी गवर्नर जनरल जो कॉर्नवालिस के बाद भी आएंगे उनको भी, और जितने भी गवर्नर्स होंगे प्रेसिडेंसीज में, तो वो भी अपने काउंसिल की जो डिसीजंस होगी उनको ओवरराइड कर सकते हैं। बट रिस्पेक्टिव काउंसिल्स, बट इन स्पेशल केसेस, ये नहीं कि हर डिसीजन, स्पेशल केसेस पे। तो अब ये आएगा कि वीटो पावर क्या ओवरराइडिंग पावर सेम नहीं है? ये सेम है, लेकिन यहाँ पे कैच है। जब वीटो पावर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पिट्स इंडिया एक्ट में, तो कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया गया था, तो कुछ प्रॉब्लम्स थे पिट्स इंडिया एक्ट में। जैसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को था कि इनकी जो भी डिसीजंस होंगे, एक वीटो पावर है, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि इनकी डिसीजन को पे वीटो किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये एक गवर्नर जनरल काउंसिल अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 4 मेंबर से घटा करके 3 मेंबर कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ से, इस एक्ट से ये क्लैरिफाई किया गया कि ओवरराइडिंग पावर जो भी होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का या फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास का, उनको एक ओवरराइडिंग पावर है स्पेशल केसेस में कि वो अपने काउंसिल की डिसीजंस को ओवरराइड कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट? ये था दूसरा प्रोविज़न। क्लियर है? तीसरे प्रोविज़न के बारे में बात करते हैं कि इस एक्ट ने एम्पावर और कर दिया। दिस एक्ट एम्पावर्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, एम्पावर्ड कर दिया इन टर्म्स ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। पहले से ही बहुत आप देखते हैं कि गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को सबॉर्डिनेट कर दिया गया था, बट इस एक्ट में और भी प्रोविजंस जोड़े गए जिससे इनको और ज़्यादा 1-2 पावर और एक्स्ट्रा मिल गया, एम्पावर किया गया इन टर्म्स ऑफ कि गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे हो या गवर्नर्स ऑफ बंगाल हो, उनके केसेस में भी आपको और ज़्यादा पावर दे दिया जाता है। तो ये बेसिकली तीसरा प्रोविज़न था इस पर्टिकुलर एक्ट का। चौथा प्रोविज़न पे है कि द कमांडर इन चीफ, ठीक है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है पिट्स इंडिया एक्ट में, द कमांडर इन चीफ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड
will not be the member of governor general, not be the member of governor general in council। ठीक है सर, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में एक प्रोविज़न था कि गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल काउंसिल, इस पे पहले 4 मेंबर हुआ करती थी, इसको घटा करके 3 मेंबर कर दिया गया था। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस 3 मेंबर में से एक मेंबर जो है वो बनेगा कमांडर इन चीफ। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मतलब जो भी हमारे डिफेंस सिस्टम है या आर्मी है, उसकी जो कमांडर इन चीफ होंगे वो इसी गवर्नर जनरल काउंसिल के 3 मेंबर में से एक मेंबर होंगे। लेकिन आपने देखा कि एक्ट ऑफ 1786 में ये जो पोस्ट है वो कॉर्नवालिस ने अपने लिए डिमांड कर लिया। तो क्या आगे के चल करके जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे, क्या वो कमांडर इन चीफ भी होंगे? डेफिनेटली एक सवाल मन में उठेगा। तो यहाँ पे ये एक्ट इस बात को क्लैरिफाई करती है कि नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में भी कमांडर इन चीफ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। जिस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट जो उनकी पहली कंडीशन थी कि ओवर राइडिंग पावर सभी गवर्नर जनरल जो भी फ्यूचर में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे सभी को ओवर राइडिंग पावर दे दिया जाएगा अपने काउंसिल के डिसीजन में। एक तो हो गया था कि ये दे दिया गया था, लेकिन इस एक्ट से ये स्पेसिफिक नहीं किया गया था कि कमांडर इन चीफ बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही होंगे, नहीं। बट यहाँ पर यह मैंशन किया गया कि जो भी कमांडर इन चीफ होंगे, अब गवर्नर जनरल की जो 3 मेंबर की काउंसिल में से एक मेंबर कोई बनता था कमांडर इन चीफ, अब वो नहीं बनेंगे। कमांडर इन चीफ अब सीधा अपॉइंट किया जाएगा। कमांडर इन चीफ जो है वो सीधा अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिश के क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट किया जाएगा। और वो इस पर्टिकुलर मेंबर काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे। तो जो यहाँ पे 3 मेंबर है वो 3 मेंबर नॉर्मल मेंबर होंगे और सबकी पावर इक्वल होगी। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर को कमांडर इन चीफ का पोस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, कमांडर इन चीफ में भी हो सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हों, ना भी हो सकते हैं, वो जिन्हें अपॉइंट किया जाएगा वो होंगे। इस एक्ट से ये क्लियर किया गया। ठीक है, तो हमने टोटल 4 प्रोविज़न के बारे में बात किया। और आखिरी प्रोविज़न ये इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एक्ट ने कंपनी को ये मैंडेट किया कि कंपनी हैज़ टू पे, ठीक है, कंपनी हैज़ टू पे 5 लाख पाउंड, 5 लाख ब्रिटिश पाउंड टू द क्राउन, को पेमेंट करना पड़ेगा। किससे? फ्रॉम द सरप्लस ऑफ इंडियन रेवेन्यू। जो भी इंडियन रेवेन्यू कलेक्ट होंगे, अगर उसमें कुछ सरप्लस, कुछ ज़्यादा पैसा बच जाए। अब सरप्लस का मतलब क्या है? तो 5 लाख पाउंड आपको हर साल पर ईयर जो है 5 लाख पाउंड पर ईयर क्राउन को पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है सरप्लस का मतलब क्या? तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में वो ये पूछा जाता है सरप्लस ऑफ द इंडियन रेवेन्यू, बट कब? व्हेन, जब कुछ पैसा बच जाए। मतलब सरप्लस का मतलब है कि कुछ बच जाए, सब चीज़ ले दे करके जो एक्स्ट्रा है उस एक्स्ट्रा से 5 लाख पाउंड पेमेंट करना है। तो कहाँ पे? तो फर्स्ट टाइम इस एक्ट ने ये क्लैरिफाई किया गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल है, जितने भी गवर्नर जनरल की काउंसिल हो या गवर्नर की काउंसिल हो, सभी काउंसिल मेंबर एंड स्टाफ्स जो भी होंगे एंड स्टाफ शुड बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। ठीक है, जो सैलरीज है वो अब इंडियन रेवेन्यू से पे होगा, जो पहले कंपनी पे करती थी। कंपनी सबको सैलरी, ऐसे आप भी जानते हैं कोई कंपनी होगी तो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगी, तो कंपनी पेमेंट करती थी क्योंकि भारत देश को रूल कंपनी ही कर रहे थे ऑलमोस्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये थे। लेकिन अब यहाँ से ये होगा कि इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा। तो अगर इंडियन रेवेन्यू सारे सैलरीज पे करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद, सारा इंटरेस्ट पे करने के बाद, कंपनी की सारी डिविडेंड शेयर होल्डर जो है उनको डिविडेंड दे देने के बाद अगर कुछ सरप्लस बचा तो 5 लाख पाउंड देना होगा क्राउन को। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वो कौन सा एक्ट था जिससे सभी सैलरीज स्टाफ मेंबर्स को, काउंसिल मेंबर को इंडियन रेवेन्यू से पे करने का प्रोविज़न हो गया। और इसके बाद सभी जो पैसे थे, जब जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे, उन सभी एम्प्लॉयज़ को पेमेंट इंडिया से। तो यही ब्रेन ड्रेन कहा जाता है कि इंडिया के पैसे से ब्रिटिशर्स को
पेमेंट दिया जाता था इंडिया के कलेक्ट किए हुए रेवेन्यू, जो टैक्स से कलेक्ट किए हुए रेवेन्यूज़ होते थे उससे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है इस एक्ट के जो आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको ये 5 प्रोविज़न और ये एक्ट, पर्टिकुलरली चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 जो पहला चार्टर एक्ट है, उसके सभी प्रोविजंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बुक्स में इतना मेंशन नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आपके पीयर एस्पिरेंट्स, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चार्टर एक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।